हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग प्रो। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आइटम लिस्ट इन क्विक बुक्स। इस टॉपिक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम जो आइटम लिस्ट होती है क्विक बुक्स की उनको समझ सके कि आइटम लिस्ट का मकसद क्या है और क्विक बुक्स के अंदर हम इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक का जो आगे जाके लिंक बनेगा वो बनेगा आपकी परचेजिंग और इनवाइसिंग के ऊपर, यानी कि जो आप वेंडर्स के बिल्स ऐड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या आप अपनी सेल्स इनवाइसेस जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो पोस्ट करेंगे उनका डायरेक्ट लिंक बनेगा इस आइटम लिस्ट के साथ। तो आइटम लिस्ट को जो है वो डिटेल में समझना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आप इफेक्टिव तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इनवाइसिंग और परचेजिंग का जो मॉड्यूल है उसको इस्तेमाल कर सके। तो अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है अंडरस्टैंडिंग आइटम लिस्ट्स इन क्विक बुक्स। अगर हम बात करें दुनिया में मौजूद बिजनेसेस की कैटेगरीज की तो दो मेन कैटेगरीज हमारे सामने आती हैं। एक कैटेगरी वो है जो इन्वॉल्व होती है ऑपरेशंस के अंदर प्रोडक्ट्स की सेल या परचेज, यानी कि वो तमाम कारोबार जो इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको परचेज कर रहे होते हैं और बिन उसको सेल कर रहे होते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी वो होती है जो सिर्फ सर्विसेज बेस्ड बिजनेस जो होते हैं, जो कुछ चीज आपको फिजिकल कुछ चीज ऐसी जो है वो आपको सेल नहीं कर रहे होते बल्कि अपनी सर्विसेज से इनकम अर्न कर रहे होते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो ये दोनों चीजें कस्टमर्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थोड़ा सा अगर हम मजीद इसको समझने की कोशिश करें तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस कौन से हैं? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमारे देखिए जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हो गए, जो डिफरेंट रॉ मटेरियल वगैरह होता है या कुछ सामान जो होता है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके देन आगे उसको सेल कर देते हैं। इसी तरह जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स क्या है, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं और फिनिश गुड्स बना के मार्केट में सेल कर देते हैं। इसी तरह फिर आपके होलसेलर्स हो गए। होलसेलर्स क्या है, जो बड़े पैमाने पर जिनका बिजनेस होता है, फैक्ट्रीज से डायरेक्ट कंपनी से वो सामान उठाते हैं और सामान उठा के फिर वो आगे सेल करते हैं। इसी की फिर अगली जो कैटेगरी है, जो सबसे लास्ट कैटेगरी है, वो रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स कौन है? जो होलसेलर से सामान उठाते हैं और आके एंड कंज्यूमर को जो है वो अपना सामान सेल करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी दुकान पर जाता हूँ और दुकान पे जो सामान मैं खरीदने के लिए जाऊंगा तो वो रिटेलर शॉप होगी, या मैं किसी कैश एंड कैरी पे चला जाऊँ या मैं किसी मॉल में ग्रोसरी स्टोर पे चला जाऊँ तो वो रिटेलर्स जो है वहां से मैं जाके ये चीज परचेज करूंगा। ये जो तमाम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं, अगर इसको थोड़ा सा गौर करें तो इन सब में एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी। वो क्या चीज कॉमन नजर आएगी? वो होगी इन्वेंटरी, यानी कि जिसको आम ज़बान में आप स्टॉक कहते हैं। क्विक बुक्स में हम इसको जो नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे इन्वेंट्री का। ये तमाम बिजनेसेस जो होते हैं इनके पास इन्वेंट्री होती है और किस शक्ल में हो सकती है? ये इन्वेंट्री उनके पास रॉ मटेरियल की शक्ल में हो सकती है या फिर ये इन्वेंट्री जो है वो फिनिश्ड गुड्स, यानी कि एक तैयार प्रोडक्ट जो होती है जिसको आपने जाना है और परचेज करके घर लेकर आ जाना है। तो ये चीज तमाम जो बिजनेसेस हैं, कमर्शियल इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, इन सब में ये चीज आपको कॉमन मिलेगी। इसी तरह अगर हम बात करें सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस की तो दुनिया में जो है वो सैकड़ों की तादाद में ऐसे बिजनेसेस मौजूद हैं जो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस की जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करते हैं। अगर हम चंद सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर फॉल करने वाले बिजनेसेस के नाम ले लें तो कंसल्टेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ड्रेस डिजाइनर्स, जिम्स, ब्यूटी सैलून्स, एजुकेशन, कोरियर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वगैरह। तो ये सब जो बिजनेसेस हैं ये आपको फिजिकल कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते बल्कि ये आपको अपनी खिदमात पेश कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज पेश कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट आपसे पेमेंट वसूल करते हैं। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर आपको फिजिकल कोई चीज सेल नहीं कर रहा है बल्कि कंसल्ट करके आपसे अपनी फी चार्ज कर रहा है। इसी तरह अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, स्कूल की, तो टीचिंग है, टीचिंग के अगेंस्ट आप उसको फी पे कर रहे हैं, तो फिजिकली आपको कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रही। तो ये दो तरह की जो मेन कैटेगरीज है वो हमारे सामने है कि एक हमारी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और एक हमारा सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। कॉम्बिनेशन क्या है कि एक प्रोडक्ट है और उसके साथ उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी रिक्वायर्ड है, तो वो प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं आपको और उसके साथ रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी आपको मिल रही हैं। अगर हम बात करें जैसे कि जिस फील्ड से ताल्लुक हमारा है, हम फाइनेंस की फील्ड से, और जिस फील्ड से स्पेसिफिकली मेरा ताल्लुक है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सेल भी कर रहा हूं और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो है वो मैं आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूं। जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको सेल की जा रही है और उस प्रोडक्ट के साथ जो उसकी लिंक्ड सर्विसेज है वो क्या है कि उसकी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है, सॉफ्टवेयर की इंप्लीमेंटेशन है, तो ये सर्विसेज है। तो एक ही बिजनेस
प्रोडक्ट सेल भी कर रहा है, एक बिजनेस जो है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह भी हो सकता है कि एक जो बिजनेस है वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करे और एक बिजनेस सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। तो ये सारे ऑप्शंस मार्केट में आपको, अगर आप गौर करेंगे, अपने इर्द गिर्द होने वाले बिजनेसेस पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्विक बुक में आते हैं तो क्विक बुक में ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो जो चीजें हमने इंग्रेडिएंट्स है, जो हमने बेसिक चीजें डिस्कस की हैं, वो हमने डिस्कस की हैं अभी तक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब अगर क्विक बुक में हम इसकी बात करें तो क्विक बुक में इन चीजों को ऐड कैसे करेंगे हम, कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है या हमने कोई फिनिश गुड्स डायरेक्ट परचेज किए हैं सेल करने के लिए, यानी कि हमारे पास जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसको हम किस तरीके से क्विक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, या हमारी जो सर्विसेज है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये मैं सेल कर रहा हूँ, और जो मेरी सर्विसेज है वो ये है कि मैं क्विक बुक की ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और साथ में क्विक बुक्स की इंप्लीमेंटेशन भी कर रहा हूँ। और बहैसियत फर्म अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी फर्म है वो अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, टैक्सेशन प्रोवाइड कर रही है, ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो सर्विसेज आइटम की जो सारी लिस्ट है, आपकी इन्वेंट्री लिस्ट है, तो ये सब लिस्ट्स को जो है हम क्विक बुक में कैसे ऐड करेंगे। तो क्विक बुक में जिस मॉड्यूल के अंदर जाके हम ये चीजें ऐड करेंगे, उस मॉड्यूल को कहा जाता है आइटम लिस्ट। जी हाँ, इस मॉड्यूल को कहा जाता है आइटम लिस्ट। जिस तरह हमने लास्ट जो लेक्चर्स हमने देखे उसमें हमने लिस्ट मेन्यू में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट की जो लिस्ट थी वो हमने मेंटेन की थी। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो अकाउंट की लिस्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह जो आपकी आइटम लिस्ट होती है वो आपकी इन्वेंट्री, स्टॉक और सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इस तरह की लिस्ट होती है। अगर हम एक नजर देखें आइटम लिस्ट के अंदर आइटम टाइप्स को क्विक बुक्स के, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्विक बुक्स में जब हम आइटम लिस्ट की बात करते हैं तो क्विक बुक्स में 11 डिफरेंट तरह की जो है वो आइटम टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसको हम आइटम लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, जिसमें सर्विस आइटम है, इन्वेंट्री पार्ट है, इन्वेंट्री असेंबली है, नॉन इन्वेंट्री पार्ट है, अदर चार्ज है, सब टोटल है, ग्रुप है, डिस्काउंट्स है, पेमेंट है, सेल्स टैक्स आइटम है और सेल्स टैक्स ग्रुप है। अब हर आइटम टाइप का कुछ ना कुछ मकसद है, हर आइटम टाइप को हम किसी न किसी जो है वो मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मजीद अब हम आगे फर्दर डिटेल में चेक करते हैं कि इन सब आइटम टाइप्स का मतलब क्या है और इसको हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो आइटम टाइप है वो हमारा आइटम टाइप है सर्विसेज। नाम से जाहिर है कि इस आइटम टाइप के अंडर, इस आइटम टाइप के ग्रुप के अंदर वो तमाम तरह की आइटम्स हम लिंक करेंगे जिनका ताल्लुक सर्विसेज के साथ है। यानी कि अगर मेरा ऑफिस ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर जो है वो डिफरेंट तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में जो है डिफरेंट तरह की एजुकेशन सर्विसेज हैं, तो वो जो सर्विस नेम्स हैं, अगर ऑडिटिंग एक सर्विस आइटम है, स्टाफ ट्रेनिंग एक सर्विस आइटम है, क्विक बुक्स इंप्लीमेंटेशन एक सर्विस आइटम है, इसी तरह की जो मेरी सर्विसेज होंगी, लिस्ट ऑफ सर्विसेज होगी, वो सारी फॉल करेंगी अंडर द हेड आइटम टाइप जो होगी वो होगी सर्विसेज। तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया। जो हमारी आइटम टाइप है, जो दूसरा हमारा आइटम टाइप है वो है इन्वेंट्री पार्ट। नाम से जाहिर है ये भी कि इन्वेंट्री पार्ट क्या चीज है, आपकी इन्वेंट्री है, आपका स्टॉक है, यानी कि वो तमाम स्टॉक जो आप परचेज कर रहे हैं सेल करने के लिए, यानी कि आपने परचेज किया और देन आपने कस्टमर को सेल करना है, तो वो प्रोडक्ट्स की जो पूरी लिस्ट होगी, वो जो प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट है वो सारी की सारी क्विक बुक्स की आइटम लिस्ट के अंदर आएगी, और उसकी जो कैटेगरी होगी, उसकी जो टाइप होगी, वो उसकी होगी इन्वेंट्री पार्ट। अब इन्वेंट्री पार्ट क्या है? इन्वेंट्री में आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं कि रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड्स बनानी है, या फिर डायरेक्ट आप फिनिश गुड्स भी ले सकते हैं। अगर मेरा जो है वो ताल्लुक एक ऐसे कारोबार के साथ है कि मैं फिनिश गुड परचेज करता हूँ और परचेज करके मैं आगे सेल कर देता हूँ, तो जो मेरी फिनिश गुड्स हैं वो सारी मेरी इन्वेंट्री है और उसको मैं आगे सेल कर देता हूँ। इसी तरह अगर मेरा जो कारोबार है वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है कि पहले मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ, रॉ मटेरियल परचेज करके उससे मैं प्रोसेस में लाके फिनिश गुड्स बनाता हूँ, तो जो रॉ मटेरियल है मेरा वो भी मेरा इन्वेंट्री पार्ट, यानी कि जो मेरा स्टॉक है वो चीज़ है। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि इन्वेंट्री पार्ट के अंदर मेरा रॉ मटेरियल और मेरी फिनिश गुड्स फॉल करेंगी। अगर मैं फिनिश गुड्स के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ, सिर्फ कि फिनिश गुड परचेज करता हूँ और फिनिश गुड मैं अपनी सेल कर देता हूँ, किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ तो फिर मुझे इन्वेंट्री पार्ट
और इन्वेंट्री असेंबली को भी फिर लेना पड़ेगा। अगर आप देखें तो अगला जो मेरा इन्वेंट्री टाइप है वो मेरी इन्वेंट्री असेंबली है। इन्वेंट्री असेंबली क्या चीज़ है कि मुझे रॉ मटेरियल से एक चीज़ प्रोडक्ट बनानी है और प्रोडक्ट बना के उसको फिनिश गुड में लेकर आना है और एक नई फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आनी है। तो जो मेरा रॉ मटेरियल होगा वो मेरा सारा फॉल करेगा इन्वेंट्री पार्ट के अंदर, और उसको जब मैं यूटिलाइज करके लेकर आऊंगा आगे इन्वेंट्री असेंबली के अंदर, जो मेरी फिनिश गुड होगी वो मेरी आएगी इन्वेंट्री असेंबली के अंदर। तो ये दो इन्वेंट्री आइटम है, इन्वेंट्री पार्ट और इन्वेंट्री असेंबली। ये दोनों मेरा जो मकसद जो है वो सर्व करेंगी इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए। इसको हम आगे फिर प्रैक्टिकली भी जाके देखेंगे जिस वक्त हम आइटम लिस्ट और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस रन करेंगे क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर के अंदर। अगली जो हमारी आइटम टाइप है वो अगली हमारा आइटम टाइप है नॉन इन्वेंट्री पार्ट। जी हाँ, नॉन इन्वेंट्री पार्ट। नाम से जाहिर है कि ये इन्वेंट्री है लेकिन नॉन इन्वेंट्री है। इसका मकसद क्या है? इस आइटम टाइप का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि वो इन्वेंट्री, ऐसा स्टॉक जिसकी क्वांटिटी, यानी कि जिसकी क्वांटिटी या जिसकी हिस्टोरिकल परचेज या यूजेज जो है उसको हम ट्रैक ना करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर एक वन टाइम ऑर्डर है, एक मेरे कस्टमर का स्पेसिफिक स्पेशल ऑर्डर आया है, उसको मैंने स्पेशली उस ऑर्डर को मैंने अरेंज करवाया, वो मैंने प्रोडक्ट उठाई और मैंने डायरेक्ट कस्टमर को जो है वो उसके शिपिंग एड्रेस के ऊपर भिजवा दी है। तो इसका मेरी नॉर्मल इन्वेंट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये एक स्पेशल ऑर्डर के ऊपर इन्वेंट्री आई थी, तो मैंने जस्ट इन और आउट किया। तो इसको मैं इन्वेंट्री पार्ट ना बनाऊं, नॉन इन्वेंट्री पार्ट बनाऊं और इसको रिकॉर्ड करके मैं आउट कर दूं। एक तो इसका मकसद ये हो गया। दूसरा इसका मकसद ये है कि अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री, ऐसा स्टॉक जो मैंने मंगवाया जिसको मैं सेल नहीं करना चाह रहा, यानी कि इसको मैंने सेल नहीं करना, सिर्फ मैंने उसको अपने पास इस्तेमाल करना है, तो फिर इसको हम नॉन इन्वेंट्री पार्ट के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर आईटी इक्विपमेंट सेल करता हूं और मैंने कुछ इक्विपमेंट टेस्टिंग के लिए अपने पास सेपरेट करना है, वो मेरा सिर्फ टेस्टिंग इक्विपमेंट है, वो मैंने अपने स्टाफ को दिया हुआ है, तो उस टेस्टिंग इक्विपमेंट को मैं इन्वेंट्री पार्ट के अंदर नहीं रखूंगा बल्कि उसको नॉन इन्वेंट्री पार्ट के अंदर रखूंगा, क्योंकि वो आइटम जो है नॉट फॉर सेल है, उसको मैंने कस्टमर को सेल नहीं करना, उसको बल्कि मैं अपने इस्तेमाल के लिए अपने पास रख रहा हूँ। इसी तरह जो आपकी इन्वेंट्री आइटम्स है, जैसे कि आपकी ऑफिस की स्टेशनरी हो गई, प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान है और आप उस इन्वेंट्री को जो है अपने ऑफिस के अंदर यूज कर रहे हैं। इसी तरह आपका किचन सप्लाईज है जिसमें आपका दूध, चीनी, पत्ती, इसका जो रिकॉर्ड, अगर आप इसको भी ट्रैक करना चाहते हैं तो इसको भी आप इन्वेंट्री में नहीं रखेंगे बल्कि इसको रखेंगे नॉन इन्वेंट्री के अंदर। यानी कि आपको नजर तो आ रहा होगा कि कितना ही सामान आपके पास पड़ा है, लेकिन आप कस्टमर को सेल नहीं कर रहे, इसलिए इसकी फर्दर ट्रैकिंग नहीं हो रही, जस्ट आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पज के लिए इसको अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये तो होगी आपकी सर्विसेज, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री असेंबली और नॉन इन्वेंट्री पार्ट। अब हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है अदर चार्ज। अदर चार्ज क्या है जी? ये एक मल्टी पर्पज आइटम है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी इनवॉइसेस के अंदर और वेंडर बिल्स के अंदर, उन चार्जेस के लिए जो हमारी नॉर्मल इनकम हेड से हट के हो। यानी कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल की है, प्रोडक्ट जो है वो मैंने सारी मेंशन कर दी और उनके चार्जेस तो मैंने मेंशन कर दिए, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे चार्जेस हैं जो मैं अपने कस्टमर से रिसीव करना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर उसको अदर चार्जेस के अंदर मेंशन कर दूंगा। मिसाल के तौर पर फ्रेट चार्जेस हो गए, उसकी प्रोडक्ट की हैंडलिंग हो गई, या इसके अलावा कोई और मिसलेनियस चार्जेस है जो मैंने अपने कस्टमर से लेने हैं, तो मैं उसको अदर चार्ज के अंदर फीड कर दूंगा। इसी तरह अगर मुझे वेंडर की तरफ से कोई बिल रिसीव हुआ और उसने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अलावा कोई नीचे एडिशनल चार्जेस मुझे मेंशन करके भेजे हैं, तो वो भी मैं अदर चार्जेस के अंदर फिट करूंगा। तो ये जो अदर चार्जेस हैं ये मेरी अदर इनकम या फिर अदर एक्सपेंसेस के साथ जाकर लिंक होंगे। जो अगली कैटेगरी है हमारी, वो कैटेगरी है हमारी जो आइटम टाइप है वो है सब टोटल। नाम से ही जाहिर है सब टोटल कि अगर हमने इनवाइस का टोटल करने से पहले, जो हमारा इनवाइस का ग्रैंड टोटल है, उससे पहले अगर कोई हम सब टोटल दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स या इस ग्रुप का ये टोटल है, देन उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन मेंशन है, तो फिर हम पहले उसका सब टोटल दिखाएंगे। सब टोटल क्या है जी? सब टोटल ये है कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको सेल कर रहा हूं, मैंने पहली लाइन में मेंशन ये किया है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसकी प्राइस ये है, प्राइस मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद मैंने बताया कि इसके ऊपर डिस्काउंट आपको मैं इतना प्रोवाइड कर रहा हूं और डिस्काउंट के बाद जो आपने मुझे पेमेंट देनी है वो इतनी देनी है। तो जो डिस्काउंट के बाद जो पेमेंट वो तब कैलकुलेट होगी अगर मैं सब टोटल का वहां पे आइटम क्रिएट करूंगा इनवॉइस के अंदर या बिल के अंदर। तो सब टोटल अगर किसी भी ग्रुप को किसी भी मेन टोटल से पहले अगर हम कोई जो है इनिशियल टोटल वैसे को दिखाना चाहे, सब टोटल दिखाना चाहे, तो हम सब टोटल क्रिएट करके वो टोटल दिखा सकते हैं। अगला जो हमारा आइटम टाइप है वो ग्रुप है। ग्रुप क्या है जी? ग्रुप ये है कि हम अगर मल्टीपल आइटम्स को इकट्ठा एक ही गो में सेल करते हैं, हमने कोई फार्मूला बनाया हुआ है, हमने कोई पहले से एक चीज प्रोडक्ट डिजाइन की हुई है, प्रोडक्ट का फार्मूला बनाया हुआ है कि
अगर हम ये चीज सेल करेंगे तो उससे रिलेटेड जो हमें आइटम्स है वो इतनी क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर एक मैं कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर में सेल करता हूँ किसी कस्टमर को, तो उसमें मुझे पता है कि एक उसमें सीडी रोम है, एक उसकी केसिंग है, एक मदरबोर्ड है, एक प्रोसेसर है, एक उसके अंदर जो है वो हार्ड ड्राइव लगी हुई है और उसके अंदर रैम्स मौजूद है। और उस कंप्यूटर को मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि ये कोर i7 या कोर i5 कंप्यूटर है और उसके कंपोनेंट्स मुझे सारे पता है। तो बजाय इसके कि मैं अपने कस्टमर को इनवाइस करते वक्त सारे आइटम्स एक एक करके ऐड करूं, मैं क्या करूंगा, मैं क्विक बुक्स के अंदर एक ग्रुप क्रिएट कर लूंगा। ग्रुप क्रिएट करूंगा और ग्रुप को मैं नाम दे दूंगा कोर i5 या कोर i7 कंप्यूटर। उसके साथ मैं क्या करूंगा कि उसकी जो मैंने पहले से कंपोनेंट डिफाइन करके रखे हैं वो सारे कंपोनेंट मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा। मैं सिर्फ इनवाइस के अंदर कोर i7 कंप्यूटर या कोर i5 कंप्यूटर लिखूंगा, तो क्विक बुक क्या करेगा, उस ग्रुप के अंदर जितने कंपोनेंट होंगे वो इन्वेंटरी से खुद ब खुद पिक करके एक इनवाइस बना देगा। प्रैक्टिकली हम आगे जाके ये चीजें करेंगे। अभी जो हमारा मकसद हमारा क्या है कि हमने टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है कि हमारी आइटम टाइप किस तरह काम करती है। अगली हमारी आइटम टाइप है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है जी? डिस्काउंट ये है कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना है तो हम इनवाइस के ऊपर मेंशन करना चाहते हैं या हमें डिस्काउंट मिला है बिल के ऊपर दिया हुआ डिस्काउंट, तो हम वो डिस्काउंट वहां पे शो कर देंगे। तो नाम से जाहिर है कि डिस्काउंट है, आइटम के ऊपर हम डिस्काउंट दे देंगे। पेमेंट, ये एक आइटम टाइप है। पेमेंट आइटम टाइप क्या है जी? ये बड़ा रेयर से यूज होने वाला ऑप्शन है, नॉर्मली इतना यूज नहीं होता। ये इसको हम यूज इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम इनवाइस के ऊपर ही मेंशन करना चाहें कि हमने आपसे पेमेंट रिसीव कर ली है, कि मैंने आपको इनवाइस दी और आपने साथ ही मुझे पेमेंट दे दी है, और इनवाइस के ऊपर आप उसको कस्टमर को मेंशन करके बताना चाहते हैं कि मैंने आपसे पेमेंट रिसीव कर लिया, तो फिर आप एक पेमेंट आइटम क्रिएट करेंगे और वहां पे अपनी पेमेंट मेंशन करके कस्टमर को दिखा देंगे। तो पेमेंट आइटम है ये वाला। तो नॉर्मली जो है इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर पेमेंट्स के मॉड्यूल यूज करने चाहिए। इनवाइस का मतलब सिर्फ इनवाइस होता है जो कि रिसीवेबल होता है। आगे सेल्स टैक्स आइटम, नाम से जाहिर है कि अगर हमने अपने इनवाइसेस के ऊपर सेल्स टैक्स को मेंशन करना है तो फिर हम सेल्स टैक्स उसके ऊपर शो करेंगे, सेल्स टैक्स आइटम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर रेट डिफाइन करेंगे, सेल्स टैक्स का रेट क्या है। बाय डिफॉल्ट जो है वो क्विक बुक में सेल्स टैक्स जो है वो ऑफ होता है। अगर आपने सेल्स टैक्स ऑन करना है तो आप क्विक बुक्स में जब कंपनी फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, इंटरव्यू देते वक्त आप उसको ऑन कर लेंगे सेल्स टैक्स को। अगर आप उस वक्त ऑन नहीं किया तो आपने एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके दोबारा आप सेल्स टैक्स को ऑन कर सकते हैं। सेल्स टैक्स आप जैसे ही ऑन करेंगे तो क्विक बुक्स डिफॉल्ट जो है वो सेल्स टैक्स खुद ब खुद क्रिएट कर देता है और आइटम भी क्रिएट कर देता है। फिर आ जाता है सेल्स टैक्स ग्रुप। लास्ट ये आइटम टाइप है। सेल्स टैक्स ग्रुप क्या है कि अगर आप कस्टमर को एक या एक से ज्यादा जो है वो आप रेट कंबाइन करके सेल्स टैक्स के चार्ज करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि आप सेल्स टैक्स ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और उसको मल्टीपल सेल्स टैक्स आइटम्स आप चार्ज कर देंगे। तो ये थी सारी वो आइटम लिस्ट टाइप्स जो क्विक बुक्स के अंदर अवेलेबल है और इनका मकसद जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये इनका मकसद है इस्तेमाल करने का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस आइटम को हमने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिकली ये आइटम्स एक एक करके हम क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके हम क्विक बुक के अंदर इनको लेकर आते हैं। तो चलते हैं अब हम अपनी क्विक बुक की तरफ और क्विक बुक के अंदर जाके हम इसको देखते हैं कि क्विक बुक में हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो ये हम आ गए अब क्विक बुक्स के अंदर। क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने है। अब हम देखते हैं कि आइटम लिस्ट को हम क्विक बुक्स में किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइटम लिस्ट को एक्सेस करने का ये है कि हम लिस्ट मेन्यू में जाएं और लिस्ट मेन्यू में जाके हम आइटम लिस्ट पे क्लिक कर दें, या अगर हम होम स्क्रीन पे देखें तो होम स्क्रीन पे राइट साइड पे कंपनी मेन्यू की तरफ ये देखें आइटम्स एंड सर्विसेज। तो ये भी आपकी वही आइटम लिस्ट है जो यहाँ से आके लिस्ट में जाके आइटम लिस्ट पे आएगी। आइटम लिस्ट पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ये एक ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगी। जिस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट जिस वक्त हमने ओपन किया तो ब्लैंक विंडो हमारे पास ओपन थी। लेफ्ट साइड पे अगर हम बॉटम में आए तो हमारे पास सामने आपको ये आइटम का बटन नजर आ रहा है। इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आइटम क्रिएट करने की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे टॉप पे जहां से हमारा आइटम की विंडो स्टार्ट हो रही है वो आइटम टाइप से स्टार्ट हो रही है। आइटम टाइप जिनके बारे में अभी मैंने आपको काफी डिटेल में बताया कि आइटम टाइप्स क्या है, हर आइटम टाइप को इस्तेमाल करने का पर्पज क्या है। तो इसी तरह बिल्कुल हम आइटम टाइप सबके अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सर्विस आइटम सेलेक्ट करते हैं। यूज फॉर सर्विसेज यू चार्ज फॉर और परचेज लाइक स्पेशलाइज्ड लेबर कंसल्टिंग आवर्स और प्रोफेशनल फी, यानी कि वो तमाम सर्विसेज जो आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले एक आइटम क्रिएट करता हूँ सर्विसेज का। आइटम नेम या नंबर, आइटम नेम क्या है, सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज। सब आइटम ऑफ, यानी कि बिल्कुल चार्ट ऑफ अकाउंट की तरह ये है कि अगर आपने सर्विसेज का भी ग्रुप बनाना है कि अगर आप डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उन सर्विसेज के आगे फिर सब सर्विसेज भी हैं तो फिर आप पेरेंट और सब लेवल क्रिएट करेंगे। तो अकाउंटिंग सर्विसेज मेरा पहला हो गया। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे मेरे पास जो बटन आ रहा है वो बटन आ रहा है यूनिट ऑफ मेयर्स का। यूनिट ऑफ मेयर का क्या मतलब है, यूनिट ऑफ मेयर का ये कि अगर आपकी जो अकाउंटिंग सर्विसेज हैं इनको आप या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इनको अगर आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं, यानी कि इसका ताल्लुक किसी क्वांटिटी के साथ है,
मेजरमेंट के साथ है तो आप फिर इसको लिंक कर सकते हैं यूनिट ऑफ मेजर के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं या मैं कोई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं जिसका मेजरमेंट के साथ ताल्लुक है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ताल्लुक है, यार्ड्स के हिसाब से ताल्लुक है, और उस हिसाब से मैं बिल कर रहा हूं, तो फिर मैं यकीनी तौर पर यहाँ पे उसका यूनिट ऑफ मेजर जो है उसको मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूं कि ये अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं है बल्कि ये कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, किस चीज की? क्वालिटी कंट्रोल है रोड चेक का। जी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल रोड टेस्टिंग। ये जो क्वालिटी कंट्रोल जो रोड टेस्टिंग है, इसको मैं क्लाइंट को बिल करना चाह रहा हूं डिस्टेंस के हिसाब से, कि किस रेट के हिसाब से मैंने इसको डिस्टेंस के हिसाब से, तो फिर मेरा यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं इसको इनेबल पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मुझसे पूछ रहा है इनेबल द यूनिट ऑफ मेजर्स फीचर, यूनिट ऑफ मेजर्स। अब यूनिट ऑफ मेजर्स क्या है जी? कि आपने अपनी सर्विसेज या आइटम को किसी न किसी मेजरमेंट स्केल के साथ उसको लिंक कर देना है, तो वो आपका यूनिट ऑफ मेजर हो गया। दो तरह के मेरे पास ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन है सिंगल यूनिट ऑफ मेजर या फिर मल्टीपल यूनिट ऑफ। सिंगल यूनिट ऑफ मेजर क्या है कि मुझे पता है कि मेजरमेंट का जो यानी कि जो यूनिट ऑफ मेजर मैं इस वक्त ले रहा हूं वही मेरा बेसिक है, वही मेरा बिलिंग है। सिंगल लेट्स यू असाइन अ सिंगल यूनिट ऑफ मेजर टू ईच आइटम। मिसाल के तौर पर एक चीज मैं केजीज में परचेज कर रहा हूं तो केजीज में ही सेल कर रहा हूं, या मैं कोई सर्विसेज मैंने सबलेट की हुई है तो वो मुझे स्क्वायर फीट के हिसाब से, स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुझे बिल कर रहा है, तो मैं आगे उसी स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर के हिसाब से मैं आगे बिल कर रहा हूं। मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स पर आइटम क्या है? मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स पर आइटम यह है कि मैं एक चीज किसी और मेजरमेंट जो है उसमें स्केल में खरीद रहा हूं, बेच उसको मैं किसी और मेजरमेंट स्केल में रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैं एक चीज परचेज कर रहा हूं दर्जन के हिसाब से, डजन्स के हिसाब से, सेल उसको मैं एक एक करके बेच रहा हूं, या मैं रॉ मटेरियल जो है वो परचेज कर रहा हूं मैं किसी और शेप में। फॉर एग्जांपल, मैंने लिक्विड परचेज किया है, वो लीटर्स में है, जब मैंने उसको इस्तेमाल किया अपनी फिनिश गुड बनाने के लिए, तो जो मैंने फिनिश गुड परचेज बनाई है वो मैं क्वांटिटी के हिसाब से एक एक करके बेच रहा हूं। तो मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स वहां पे यूज होंगे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है। सिंगल यूनिट ऑफ मेजर वो होगा जहां पे जिस मेजरमेंट में, जिस सिंगल आइटम में जिस तरह की चीज आपने परचेज की है उसी तरह आपने आगे सेल कर दी है। तो अभी जो मैं आइटम क्रिएट कर रहा हूं वो मैं क्रिएट कर रहा हूं कंसल्टेंसी सर्विसेज, और उसको मैं बिल करना चाह रहा हूं रोड टेस्टिंग है, मेजरमेंट के हिसाब से, उसकी मीटर के हिसाब से या किलोमीटर के हिसाब से। तो मैं सिंगल यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करता हूं, तो मैं नेक्स्ट करता हूं तो देखिए वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने यूनिट ऑफ मेजर्स किस तरह फिक्स करने हैं। काउंट यानी कि ईच, बॉक्स, केस, डजन, लेंथ, इंच, फुट, यार्ड, मीटर, वेट, वॉल्यूम, एरिया, टाइम या फिर अदर। तो मुझे पहले से पता है कि जो मैं क्वालिटी कंट्रोल रोड टेस्टिंग को जो है वो बिल करने जा रहा हूं वो मैं लेंथ के हिसाब से करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने रोड की टेस्टिंग की है और जितना एरिया मैंने रोड को जो है वो मैंने उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया, मुझे उसके हिसाब से उसको बिल करना है। मैंने लेंथ पे क्लिक किया है, नेक्स्ट किया है, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि फुट है, इंच है, यार्ड है, माइल है, मिलीमीटर है, मीटर है, अदर है। तो जिस हिसाब से मैं उसको रखूंगा उस हिसाब से मेरा चलेगा। अगर अदर के हिसाब से मैंने रखना है तो अदर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर किलोमीटर्स कहीं पर नहीं है, तो मैं डिफाइन कर लूंगा। अगर मुझे इसी के अंदर से उठाना तो मैं जैसे माइल्स उठा लेता हूँ, फिनिश करता हूँ, तो ये देखें यूनिट ऑफ मेजर जो इसको लग गया वो लग गया इसको माइल। अब जो ये मेरा रेट होगा यहाँ पे जो मैं अपने कस्टमर को चार्ज करूंगा वो पर माइल है, पर माइल के जो रेट मैं चार्ज कर रहा हूँ वो पर किलोमीटर के हिसाब से उसको मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज मैंने इसको चार्ज कर दी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कि दिस सर्विस इज यूज्ड इन असेंबलीज और इन परफॉर्म्ड बाय अ सब कॉन्ट्रैक्टर और पार्टनर। अगर मैंने ये वाली सर्विस खुद प्रोवाइड नहीं की बल्कि मैंने ये सर्विस आगे किसी को सबलेट कर दी थी, उसने मुझे बिल किया और मैंने आगे कस्टमर को बिल कर दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे इसको ऑन करूंगा तो एक फील्ड मेरे पास देखें यहाँ पे और ऑन होगी है, परचेज इन्फॉर्मेशन, सेल्स इन्फॉर्मेशन। परचेज इन्फॉर्मेशन कि मैंने इसको सबलेट कर दिया था सब कॉन्ट्रैक्टर को और उसने मुझे बिल किया है क्वालिटी कंट्रोल का 1000 रुपए पर माइल के हिसाब से। मैंने आगे ये बिल कर दी है सेल प्राइस 1500 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, पर माइल के हिसाब से। कॉस्ट अकाउंट वो मुझसे पूछ रहा है कि एक्सपेंस अकाउंट क्या है, कि आपने इसको कहां पे चार्ज करना है। तो यकीनी तौर पर ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल इसको मैं लेबर कॉस्ट में डालता हूँ कि प्रेफर्ड वेंडर, अगर मैं किसी वेंडर के साथ इसको लिंक करना चाहूँ तो मैं लिंक कर सकता हूँ, अभी इसको मैं लिंक नहीं कर रहा। सेल्स की तरफ अगर मैं आता हूँ तो मैंने 1500 रुपए मैंने इसकी सेल्स रखी है। ठीक है। टैक्स इसके ऊपर कि मैं इसके ऊपर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स इसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा। सेल्स टैक्स अगर मैं चार्ज करूंगा तो टैक्सेबल कर दूंगा, अगर इस आइटम के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है तो नॉन टैक्सेबल है ये। और अब मुझसे क्विक बुक पूछ रहा है कि जिस वक्त ये 1500 रुपए की इनवाइस करूंगा मैं, तो इनकम अकाउंट मुझे यहाँ पे बताना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट हमने पहले से इंपोर्ट कर रखा है। अगर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में अभी नहीं पढ़ा तो हमारी जो इससे पिछली वीडियो थी वो चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में काफी डिटेल में थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं।
चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर देखिए ये मेरी इनकम फ्रॉम सेल्स और इनकम फ्रॉम सर्विसेज, तो मेरी इनकम फ्रॉम सर्विसेज है उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। और अब मैंने तकरीबन इसका पूरा फॉर्म फिल कर लिया है। मेरा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, यूनिट ऑफ मेजर्स मेरा माइल्स में है। परचेज डिस्क्रिप्शन क्या है, यही हो सकती है, क्वालिटी कंट्रोल, रोड टेस्टिंग मैंने सब लेट किया हुआ है। आगे मैं कस्टमर को बिल कर रहा हूँ अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। राइट साइड पे आते हैं, ओके करता हूँ तो ये आइटम क्रिएट हो जाएगा, कैंसिल करता हूँ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट करता हूँ तो ये आइटम यहाँ से क्रिएट होकर नेक्स्ट पे चला जाएगा, यानी कि अगली फिर विंडो आ जाएगी नया आइटम क्रिएट करने के लिए। नोट्स क्या है, नोट्स पे क्लिक करते हैं। अगर इस आइटम से रिलेटेड, कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलेटेड कोई आपने कुछ ज़हन में कोई चीज़ याद करके रखनी है तो आप इसका नोट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ डेट लगा सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, कुछ भी आप नोट लगाना चाहें, कोई रिमाइंडर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, इसके साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि जो है नोट लगाना चाहता हूँ कि दिस कंसल्टेंसी सर्विसेज is provided last time by this consultant at ₹1000 per mile। मैं इसको अपने पास रिमाइंडर में रख रहा हूँ कि इसने 1000 रुपये की बस मुझे अभी लास्ट टाइम सर्विसेज प्रोवाइड की, अगली दफ़ा ये नए रेट पे मुझे देगा। एक नोट अपने पास मैंने लिख लिया, मैं इसको ओके कर लेता हूँ तो मेरा नोट यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद है कस्टम फील्ड्स। ये देखें कस्टम फील्ड्स क्या है कि अगर मुझे कोई और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ चाहिए जो मुझे सामने नज़र नहीं आ रही इस फॉर्म के अंदर, तो मैं यहाँ पे वो कस्टम फील्ड भी ऐड कर सकता हूँ। ये देखें अभी इस वक्त कोई कस्टम फील्ड यहाँ मेरे पास सामने अवेलेबल नहीं है। अगर मैं कस्टम फील्ड अवॉइड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं मजीद, तो यहाँ पे मैं अप टू 9 कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकता हूँ। तो कस्टम फील्ड फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ कि इस आइटम से रिलेटेड, कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलेटेड मैं कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन। ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज वाला जिससे मैं ले रहा हूँ उसका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, एग्जांपल के तौर पे मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ डेटा, आप इस कस्टम फील्ड के अंदर डाटा कौन सा डालना चाह रहे हैं, नंबर्स हैं, डेट है, फ़ोन अदर है, मल्टी यूज़र चॉइस लिस्ट है या कुछ भी, तो मैं एनी टेक्स्ट डाल दूँ ताकि मैं कुछ भी इसके अंदर डाल दूँ। इसको आप कहाँ पे शो करना चाहते हैं, लिस्ट के अंदर या ट्रांजैक्शंस के अंदर भी, तो लिस्ट के अंदर मुझे चाहिए, इन्वेंट्री के अंदर, असेंबली के अंदर, पार्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, फिक्स एसेट्स के अंदर, ग्रुप के अंदर, यानी कि ये कस्टम फील्ड आपको कहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे किसी जगह नहीं चाहिए, सर्विसेज के अंदर नहीं चाहिए, इन्वेंट्री के अंदर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये सर्विस के अंदर चाहिए। मैंने ओके कर दिया और ये एनी टेक्स्ट हो गया। ओके करता हूँ। You have activated custom field for the list. You can also use these fields in transactions by turning them in your custom template. इनके यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर काशिफ, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन इस आइटम लिस्ट के लिए ये ऐड हो गया। तो मेरी कस्टम लिस्ट भी इसके अंदर जब मैं देखना चाहूँगा तो कस्टम फील्ड में जाऊँगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नज़र आ रहा है। तो अप टू 9 कस्टम फील्ड्स में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। स्पेलिंग है, अगर मैंने जो कुछ लिखा है यहाँ पे अगर मैं स्पेलिंग चेक करना चाहूँ तो ये स्पेलिंग चेक भी मेरी यहाँ पे करेगा, स्पेल चेक इज कंप्लीट, गलती कोई नहीं है। मार्कअप क्या है, ये देखिए प्रॉफिट मार्जिन, अगर मैं ये फिक्स करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। ये देखिए टाइप ऑफ मार्कअप, यूज डिफॉल्ट % ओवर द कॉस्ट, यानी कि मैंने जो कॉस्ट डाली उसके ऊपर 1500 मैंने खुद मैनुअल प्राइस डाली थी तो उसने देखिए मार्कअप खुद ही उठा लिया। 33.33% मेरा मार्जिन है इसके अंदर। इफ आइटम कॉस्ट चेंजेस ऑन अ परचेज, यूज डिफॉल्ट, ऑलवेज आस्क अबाउट अपडेटिंग आइटम कॉस्ट। अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसकी मैं परचेज को प्राइस चेंज करता हूँ तो वो मुझे क्या करें। डिफॉल्ट क्या कहता है कि ऑलवेज आस्क अबाउट अपडेटिंग आइटम कॉस्ट, यानी कि वो आइटम कॉस्ट 1000 रुपये से चेंज कर दे, बिल्कुल चेंज करना चाहिए। जब नेक्स्ट टाइम मैं परचेज करूँ तो वो मेरी आइटम कॉस्ट उसको बढ़ाना चाहिए ताकि मेरी कॉस्ट जो है प्रॉपर जाके हिट हो। ऑलवेज अपडेट आइटम कॉस्ट, नेवर अपडेट आइटम कॉस्ट, ऑलवेज आस्क अबाउट अपडेटिंग आइटम कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि ऑलवेज अपडेट आइटम कॉस्ट, ये सबसे अच्छा ये रखना चाहिए मुझे, क्योंकि ऑलवेज आइटम अपडेट कॉस्ट का मतलब ये होगा कि अगर मुझे इस दफ़ा 1000 रुपये की उसने दिए तो अगली दफ़ा अगर 1200 रुपये की मिली तो मेरी कॉस्ट 1200 से अपडेट हो जानी चाहिए खुद ब खुद, ताकि मेरी कॉस्टिंग बिल्कुल ठीक रहे। तीसरा है व्हेन आइटम कॉस्ट चेंजेस, अगर मैं उसकी जो है वो चेंज कर देता हूँ, प्राइस चेंज कर देता हूँ। ऑलवेज अपडेट सेल प्राइस, अगर मैं उसकी सेल प्राइस चेंज करता हूँ तो सेल प्राइस भी चेंज हो जानी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये सारी मैंने इसकी सेटिंग कर ली और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो मेरा पूरी आइटम की जो सारी थीम था, जो मेरा आइटम का फॉर्म था वो मेरा हो गया है ओके, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो आइटम लिस्ट के अंदर मैंने ये देखिए कंसल्टेंसी सर्विसेज क्रिएट किया, डिस्क्रिप्शन मेरी कंट्रोल रोड टेस्टिंग है,
आइटम टाइप मेरी सर्विस है, अकाउंट मेरा देखिए इनकम अकाउंट, इनकम फ्रॉम सर्विसेज है, टोटल क्वांटिटी ये देखें 0 क्योंकि ये मेरा आइटम नहीं है, मेरी सर्विसेज है इसलिए क्वांटिटी नहीं है। ऑन सेल्स ऑर्डर ये 0 है क्योंकि सेल ऑर्डर भी मैंने नहीं मेंशन किया। यूनिट ऑफ मेजर्स बता रहा है, माइल्स, प्राइस 1500। और अगर इसके अलावा भी मैं इसके अंदर कॉलम्स को ऐड करना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगा किसी भी जगह पे रख के, यहाँ पे देखें टॉप पे, और यहाँ पे मुझे आ रहा है कस्टमाइज कॉलम्स। आपको याद होगा चार्ट ऑफ अकाउंट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल था हमारे पास। क्लिक करता हूँ तो जो मुझे कॉलम्स चाहिए वो मैं इसको रख सकता हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं उसको साइड पे कर दूंगा। मुझे जो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट है मुझे वो चाहिए और मुझे उसकी कॉस्ट भी चाहिए। ओके करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे फॉर्म के अंदर अगर इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर लेकर आऊँ तो यहाँ पे ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आइड है और ये मेरी कॉस्ट बता रहा है और ये मेरी सेल प्राइस बता रहा है। अगर इसको मैं रीलेआउट करना चाहूँ राइट क्लिक करता हूँ और जाके मैं दोबारा कस्टमाइज कॉलम में जाता हूँ तो इसको मैं प्राइस और कॉस्ट को एक जगह पर ले आता हूँ। ये देखें, ये मेरा सबसे पहले मैं ऊपर चलता हूँ, मूव अप अप अप, ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट है, ये मेरा सेल अकाउंट है। उसके बाद जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये देखिए कॉस्ट, इसको मैं अप लेके जाता हूँ, ये मेरी कॉस्ट है और ये मेरी सेल प्राइस है। सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास उसका एक्टिव स्टेटस है, एक्टिव है कि नहीं है, फिर उसका नेम है, डिस्क्रिप्शन है, आइटम टाइप है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट है, सेल अकाउंट है, उसकी कॉस्ट है, उसकी प्राइस है, उसकी क्वांटिटी ऑन हैंड है। मुझे सेल्स ऑर्डर का भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यूनिट ऑफ मेजर मुझे रिक्वायर्ड है, यूनिट ऑफ मेजर्स को मैं इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि मुझे आइटम के साथ पता चलता रहे, आइटम के नेम के साथ कि ये किस हिसाब से, या इसको मैं अपनी सेल प्राइस के साथ सेट कर लेता हूँ कि किस हिसाब से है। टोटल क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी मेरे पास पड़ी हुई, अगर ये आइटम होगा तो मुझे बताएगा। अटैचमेंट बिल्कुल आखिर में रखते हैं इसको। ये देखिए नेम, डिस्क्रिप्शन, सर्विसेज, क्या सर्विस टाइप है, ये मेरा आइटम टाइप सर्विस है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट है, ये मेरा इनकम अकाउंट है, ये उसकी कॉस्ट है 1000 रुपये, ये उसका आगे प्राइस है, सेल प्राइस, यूनिट ऑफ मेजर, और उसकी क्वांटिटी अगर अवेलेबल है तो है। अगर इसकी क्वांटिटी अगर अवेलेबल होगी, आइटम होगा तो यहाँ शो होगी, अदरवाइज नहीं शो होगी। इसके बाद आगे अटैच का बटन है। अटैच क्या है कि अगर आप इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, कोई तस्वीर अटैच करना चाहते हैं इस आइटम के साथ, तो आप यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं। क्लिक करते हैं इसके ऊपर, अटैचमेंट के ऊपर, ये देखें डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करें आप अटैचमेंट के ऊपर तो ये देखिए एक छोटा सा आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी और ये आपसे पूछेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है, कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, स्कैनर से डायरेक्ट लगा के अटैच करना है या डॉक्यूमेंट सेंटर से करना है। डॉक्यूमेंट सेंटर क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप क्विक बुक के अंदर अटैच करते जाएंगे वो इस डॉक्यूमेंट सेंटर के अंदर आता रहेगा। तो अगर आप इस आइटम से रिलेटेड कोई चीज़ अटैच करना चाहते हैं और ऑलरेडी आपने वो स्कैन करके कंप्यूटर में रखा हुआ है या डायरेक्ट स्कैनर से रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उठा के इसको स्कैन कर सकते हैं। मैं अगर कंप्यूटर में जाता हूँ, माई कंप्यूटर में, और यहाँ से जाके जैसे मैं इस फाइल को इसके साथ अटैच करता हूँ तो ये देखिए फाइल मेरी यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गई है। ये देखिए आप अटैचमेंट का बटन भी इसके साथ आ गया। तो कुछ चीज़ आप अटैच करना चाहें इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। नया जो अगला आइटम है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरा है, पहले भी मैंने सर्विस आइटम क्रिएट किया है। मैं न्यू में जाता हूँ तो न्यू में जाके मैंने जो पहले सर्विस आइटम क्रिएट किया था उसमें मैंने यूनिट ऑफ मेजर दिया था। अब मेरा दूसरा सर्विस आइटम है वो मेरा ऑडिट है। तो ऑडिट में मेरा यूनिट ऑफ मेजर नहीं है, उसका डायरेक्ट मैंने सर्विसेज का बिल करना है, ना ही मैंने इसको सबलेट किया है। इसको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि मैं एनुअल ऑडिट है, इसको मैं यहाँ पे कोई भी रेट देना चाहूँ मैं रेट दे सकता हूँ। टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, अकाउंट इनकम फ्रॉम माई सर्विसेज, ये मेरी सर्विसेज से मेरा अकाउंट है। ओके करता हूँ। सेल प्राइस यहाँ पे मैं डालना चाहूँ, रेट डालना चाहूँ डाल सकता हूँ, नहीं डालना चाहूँ मैं बाद में डाल सकता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ तो मेरा जो है वो द कस्टम फील्ड कॉन्टैक्ट पर्सन कांट बी ब्लैंक, यू मस्ट ईदर इंटर अ वैल्यू और इफ देर इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। अभी देखिए हमने कस्टम फील्ड जो क्रिएट की थी यहाँ पे वो मुझे उसके बगैर आगे नहीं आने दे रहा। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो जब तक मैं नहीं डालूंगा वो मुझे नहीं डालने देगा, तो यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट पर्सन डालना है। अदरवाइज अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लिस्ट पे मैंने क्लिक किया हुआ था, अगर मैं लिस्ट पे ऑफ कर देता हूँ तो अब ये मेरी फील्ड कंपलसरी नहीं रहेगी, ये वो हो जाएगी ऑप्शनल हो जाएगी। ये देखिए डिफाइन में मैंने लिस्ट हटा दिया है। ओके करता हूँ, कैंसिल करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए वो मुझे सेव करने दे देगा। तो दो मेरे पास यहाँ पे सर्विसेज ऐड हो गई हैं, ऑडिटिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं नया आइटम क्रिएट करने जा रहा हूँ और अब की बार मैं इसको करूँगा इन्वेंट्री पार्ट। याद रहे कि ये जो इन्वेंट्री पार्ट
जो आइटम है ये क्विक बुक में बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं होता। अगर आपने इन्वेंट्री पार्ट एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले आपने क्विक बुक के अंदर परचेज ऑर्डर्स एक्टिव करने होंगे किसी भी क्विक बुक में, चाहे वो प्रो है, चाहे वो प्रीमियर है, चाहे वो इंटरप्राइज है। कैसे करना है? एडिट मेन्यू में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, आइटम्स एंड इन्वेंट्री में जाएंगे, माई प्रेफरेंसेस, कंपनी प्रेफरेंसेस। यहाँ पे देखिए आ रहा है परचेज ऑर्डर्स एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर्स आर एक्टिव। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव नहीं होता, इसको एक्टिव करवाया जाता है। अगर तो आपने जिस वक्त क्विक बुक्स में कंपनी फाइल क्रिएट की थी और उस वक्त आपने वहां पे इंटरव्यू देते वक्त कंपनी फाइल का आपने बता दिया था कि मैंने इन्वेंट्री यूज करनी है, यस, और मैं परचेज ऑर्डर्स अपने कस्टमर्स परचेज ऑर्डर्स जो है वो अपने वेंडर्स को दूंगा, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट ऑन होके आपकी कंपनी फाइल में आएगी। अगर आपको याद हो जिस वक्त हमने ये अकाउंटिंग प्रो कंपनी फाइल बनाई थी तो उसमें हमने पहले से इसको बता दिया था कि यस हम परचेज ऑर्डर्स भी निकालेंगे, हम बाकायदा जो अक्रूवल सिस्टम है, हम इन्वेंट्री भी हम चलाएंगे, हम सारा सिस्टम फॉलो करेंगे। इसलिए ये इन्वेंट्री पार्ट जो है वो आपके पास आ रहा है। बाय डिफॉल्ट ये इन्वेंट्री पार्ट नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ कि कहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एडिट मेन्यू में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं, आइटम्स एंड इन्वेंट्री में जाएं, कंपनी प्रेफरेंसेस में आए। यहाँ पे देखिए आ रहा है इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर्स आर एक्टिव। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब मैं ज़रा अपनी आइटम लिस्ट में वापस आता हूँ तो देखिए क्या होगा। आइटम लिस्ट मेरी ओपन हो गई। मैं न्यू आइटम में जाता हूँ, सर्विस, और सर्विस के नीचे देखिए आइटम लिस्ट मेरा जो है वो इन्वेंट्री पार्ट वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए आपको बताने का मकसद ये है कि आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपने क्विक बुक प्रो में है या प्रीमियर में है या इंटरप्राइज में है तो पता चले कि आपको इन्वेंट्री पार्ट वहाँ पे नहीं मिला तो आप परेशान होगे कि इन्वेंट्री पार्ट मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो इन्वेंट्री पार्ट इस वजह से आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपका इन्वेंट्री का मॉड्यूल ऑफ है। इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर का मॉड्यूल आपने ऑफ किया हुआ है, उसको ऑन करना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, आइटम्स एंड इन्वेंट्री में आना है, कंपनी प्रेफरेंसेस, और कंपनी प्रेफरेंसेस में जाके इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर्स आर एक्टिव। अब ये इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर्स जो है वो आपका यहाँ पे ऑन हो गया। इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस नीचे ऑन हो गए हैं। ओके कीजिए, तमाम विंडोज क्विक बुक क्लोज करेगा। उसके बाद लिस्ट में जाएं, आइटम लिस्ट में जाएं, दोबारा जाके न्यू आइटम क्रिएट करें। आप देखेंगे कि आपका इन्वेंट्री पार्ट वापस आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री पार्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट इसलिए ऑफ होता है कि हर बिजनेस जो है वो इन्वेंट्री नहीं रखता। तो ये एक ऑप्शनल है कि जो बिजनेस इन्वेंट्री रखते हैं, इन्वेंट्री सेल परचेज करते हैं, वो जाके मैन्युअली अपना इन्वेंट्री का मॉड्यूल ऑन कर ले, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इन्वेंट्री पार्ट पे हम क्लिक करते हैं। इन्वेंट्री पार्ट में आप देखें इसका फॉर्म थोड़ा सा डिटेल में है। अगर हम सर्विसेज वाले में जाएं उसको देखें, और अगर हम इन्वेंट्री वाले पार्ट को देखें तो ये थोड़ा सा डिटेल में है। ये इसलिए डिटेल में है कि इन्वेंट्री जो है वो आपका करंट एसेट होता है, आपका स्टॉक होता है, इसलिए हमें क्विक बुक के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन देनी होगी। हमने उसकी क्वांटिटी भी हमने मेंटेन करनी है, हमने उसको ट्रैक भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आइटम नेम नंबर क्या है वही इन्वेंट्री हमने क्रिएट करनी है। हम इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करेंगे? फॉर एग्जांपल कि मेरी एक कंप्यूटर शॉप है और मैं मुख्तलिफ कंप्यूटर प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहा हूँ। तो मेरी एक प्रोडक्ट है हार्ड ड्राइव्स। अब इन हार्ड ड्राइव्स के अंदर मेरे पास मल्टीपल स्टोरेज की, मल्टीपल कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव्स हैं। तो सबसे पहले मैं आइटम नेम हार्ड ड्राइव्स, सब आइटम अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि इस आइटम के सब आइटम बनेंगे। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर ये मैं अभी नहीं बता रहा। यूनिट ऑफ मेजर्स कि मैंने इसको अभी नहीं बता रहा। डिस्क्रिप्शन हार्ड डिस्क है, ये भी हार्ड डिस्क आ गई। कॉस्ट क्योंकि ये पेरेंट है अभी इसके ऊपर नहीं आ रहा। सेल प्राइस इसकी नहीं आएगी क्योंकि ये पेरेंट हेड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट देखिए बाय डिफॉल्ट इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काट लिया। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं डालना बल्कि मैंने मटेरियल कॉस्ट में डाला, ये मटेरियल है। इनकम अकाउंट पहले देखिए इनकम फ्रॉम सर्विसेज था, अब ये इनकम फ्रॉम सेल्स है। अगर कोई मेरा स्पेसिफिक वेंडर है मैं यहाँ बताना चाहूँ मैं बता सकता हूँ। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, एसेट अकाउंट
कि जब ये मेरा इन्वेंट्री परचेज हो तो बैलेंस शीट में ये कहाँ पर नजर आए। बैलेंस शीट में ये देखें इन्वेंट्री एसेट क्विक बुक ने खुद ब खुद एक हेड क्रिएट कर लिया है कि इन्वेंट्री एसेट के अंदर ले जाए। अगर आपने याद हो तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में स्टॉक इन हैंड के नाम से हमने बनाया था, तो चाहे आप इसमें डाल दें चाहे आप इसमें डाल दें, बात है कि तो स्टॉक इन हैंड में हम इसको डाल देते हैं। रीऑर्डर पॉइंट क्या है कि अगर आपका स्टॉक एक मिनिमम लेवल पे आ जाए तो खुद ब खुद क्विक बुक आपको रिमाइंडर देना शुरू कर दे कि आप इन्वेंट्री ऑर्डर करें, आपके पास खत्म हो रही है। मैक्सिमम पॉइंट यानी कि अगर आपके पास स्टोर में इस मैक्सिमम क्वांटिटी तक जो है वो स्टॉक पहुंच गया तो फिर आप मजीद ऑर्डर ना करें, पहले उसको सेल होने दें। क्वांटिटी ऑन हैंड कि इस वक्त जिस दिन आप क्विक बुक के अंदर आइटम ऐड कर रहे हैं उस दिन आपके पास कितनी क्वांटिटी थी, टोटल वैल्यू, उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी थी और ये किस डेट की वैल्यू की बात हो रही है। तो क्योंकि अभी हम पेरेंट हेड क्रिएट कर रहे हैं तो पेरेंट हेड के अंदर अभी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हम सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या करने से क्या हुआ है कि हमारा पेरेंट हेड क्रिएट हो गया। हम कैंसिल करके चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए हार्ड डिस्क, कॉस्ट ऑफ सेल्ड अकाउंट। अगर इसका आइटम टाइप देखें तो ये इन्वेंट्री पार्ट है। अब हम क्या करते हैं कि अब इसका सब आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम में जाता हूं, न्यू में जाता हूं, इन्वेंट्री पार्ट, आइटम नेम। अब मैं इसके अंदर सब कंपोनेंट क्रिएट करने लगा हूं। WD वेस्टर्न डिजिटल 500 GB, ये मेरी हार्ड ड्राइव है। अब ये ग्रुप मेंबर है किसका, सब आइटम ऑफ हार्ड ड्राइव्स। जिस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने सब आइटम्स बनाए थे, हार्ड ड्राइव्स का सब आइटम है। अब इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर है जिसको आप बार कोड कहते हैं, उसका कुछ सीरियल नंबर है। अगर हम डालना चाहें स्पेसिफिक कोई आइटम नंबर है, पार्ट नंबर है तो हम डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदें, इस तरह की कोई जो स्पेयर पार्ट हो या आपका किसी भी चीज का कंपोनेंट हो तो उसके साथ यकीनन उसका पार्ट नंबर लिखा होता है, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजर्स, अगर आप इसको मेजर्स जो है यूनिट ऑफ मेजर इसका देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि ये किस तरह सेल हो रही है। यकीनी तौर पर ये एक फिनिश गुड प्रोडक्ट है। तो यूनिट ऑफ मेजर्स जो है वो उसमें जिस क्वांटिटी में हम परचेज कर रहे हैं, जिस शेप में हम परचेज कर रहे हैं, हम उसी शेप में हार्ड डिस्क सेल कर रहे हैं, तो इसलिए यूनिट ऑफ मेजर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। परचेज इन्फॉर्मेशन, परचेज क्या है कि वेस्टर्न डिजिटल हार्ड ड्राइव है, ये मॉडल नंबर जो भी आप देना चाहिए दे सकते हैं। कॉस्ट, मुझे ये कॉस्ट कर रही है 4000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जा रही है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ मटेरियल कॉस्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ। प्रेफर्ड वेंडर, अगर मैं किसी स्पेसिफिक वेंडर से ये परचेज करता हूँ मैं यहाँ पे वेंडर ऐड करके बता सकता हूँ, अदरवाइज को लीव कर दीजिए। सेल प्राइस 4000 की मैंने खरीदी है, मैं इसको 4500 की सेल कर रहा हूँ। टैक्स GST इसके ऊपर है, बिल्कुल है, टैक्सेबल है। इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट क्या है, इनकम फ्रॉम सर्विसेज था, अब इनकम फ्रॉम सेल्स हो गया। एसेट अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट में ये मुझे कहाँ पे नजर आए, बैलेंस शीट में मुझे स्टॉक इन हैंड में नजर आए। रीऑर्डर मिनिमम पॉइंट यानी कि ये कितना स्टॉक मेरे पास रह जाए तो मुझे कोई बुक पॉपअप देना शुरू कर दे। मैं कहता हूँ कि 10 अगर हार्ड डिस्क मेरे पास स्टॉक में रह गई है तो ये पॉपअप देना शुरू कर दे। मैक्सिमम मेरे पास ये स्टॉक में 30 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा मैं परचेज करने जाता हूँ तो मुझे पॉपअप करे। इस वक्त मेरे पास ऑन हैंड कितनी है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास आज के दिन में मेरे पास स्टॉक में 5 हार्ड ड्राइव्स पहले से पड़ी हुई थी, तो वो देखें खुद ब खुद उसको कैलकुलेट कर लेगा 20,000 के हिसाब से। यानी कि 4000 रुपये की एक थी, 5 जो है उसने 20,000 रुपये की वैल्यू बना दी। और आज के दिन में 7 जुलाई 2020 को मेरे पास 20,000 रुपये की हार्ड डिस्क स्टॉक में पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर कस्टम फील्ड में मैं कुछ डालना चाहूँ डाल सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। वो देखें स्पेलिंग चेक कर रहा है कि ये XXXX जो है वो आपने जो आइटम नंबर वगैरह लिखे हैं, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए। इसको जो है वो टेट्रैक्स लिखा हुआ है, लिखा रहे, इग्नोर कर दें इसको और ओके कर दें। ये देखें, तो अब आप देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव्स का सब आइटम है WD 500 GB। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्वेंट्री पार्ट, फिर आगे उसका कॉस्ट अकाउंट के बाद उसका सेल्स अकाउंट के बाद उसकी सेल्स प्राइस के बाद उसका यूनिट ऑफ मेजर। अगर मैंने देना है तो दे दूं, नहीं देना तो ना दूं। टोटल क्वांटिटी, ये देखें मेरे पास इस वक्त 5 पड़ी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि 5 क्वांटिटी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अब ये जो आइटम है इसकी अगर मैं पिक्चर यहाँ पे लगाना चाहूँ, यानी कि इस आइटम की पिक्चर देखना चाहूँ ये क्या है आइटम, तो मेरे पास अटैचमेंट का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे इसको जस्ट क्लिक करूँ और यहाँ पे जाके मैं इसकी आइटम की पिक्चर यहाँ पे मैं अटैच कर सकता हूँ। कि मेरे पास अगर कंप्यूटर में पहले से डाउनलोडेड हुई पड़ी हुई है मैं अटैच कर सकता हूँ। स्कैनर में मेरे पास पड़ी हुई है, हार्ड
यानी कि मैं स्कैनर से इसको लिंक करना चाहूँ तो स्कैनर से डायरेक्ट मैं स्कैन करके ला सकता हूँ, और एक डॉक्यूमेंट सेंटर में पड़ी हुई तो डॉक्यूमेंट सेंटर में ला सकता हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी इन्वेंट्री की पिक्चर यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अभी जो सीख लिया है, क्या किया आपने कि आपने सर्विस आइटम आपने सीख लिया है, आपने इन्वेंट्री पार्ट आपने सीख लिया है, आपने अब आगे चलना है, आगे है इन्वेंट्री असेंबली। सबसे पहले सर्विस देन इन्वेंट्री पार्ट, ये दो जरूरी आइटम है जो आपने अभी सीख लिए। इन्वेंट्री असेंबली, इन्वेंट्री असेंबली क्या है? इन्वेंट्री असेंबली जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि ये फिनिश गुड, अगर आप रॉ मटेरियल से चलते हुए आते हैं बनाने के लिए फिनिश गुड, और पूरा प्रोसेस आपको एक बुक में लेकर आना चाहते हैं, तो फिर आप इन्वेंट्री असेंबली बनाएंगे। वैसे मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसको हम बड़ी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे आइटम लिस्ट में, इन्वेंट्री असेंबली के अंदर, कि जब हम असेंबली बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे इन्वेंट्री असेंबली। ये देखें, अब इसका काफ़ी डिटेल्ड फीचर है कि इसमें हमें पूरी बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे डिटेल में। यह फीचर जो है असेंबली वाला, ये आपको मिलेगा सिर्फ क्विक बुक्स प्रीमियर में और क्विक बुक्स इंटरप्राइज में। क्विक बुक्स प्रो में असेंबली जो है वो नहीं होती, रॉ मटेरियल से प्रोसेस करने का, फिनिश गुड तक लाने का जो ऑप्शन है वो नहीं होता। प्रीमियर और इंटरप्राइज क्विक बुक्स में ये इन्वेंट्री असेंबली आपको नजर आएगी। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा है नॉन इन्वेंट्री पार्ट। इसको हम आगे जो इन्वेंट्री असेंबली हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। नॉन इन्वेंट्री पार्ट, नॉन इन्वेंट्री पार्ट क्या है? यूज फॉर गुड्स you buy but don't track, like office supplies or material for a specific job that you charge back to customer। मैंने आपको काफी डिटेल में पहले बताया था कि ये वो इन्वेंट्री है जिसको आप अपने ये वो इन्वेंट्री है जो हमने अपने ऑफिस के यूज के लिए हमने परचेज की है, या फिर हमने किसी स्पेसिफिक कस्टमर का ऑर्डर हमने जो है वो मीट किया है और उसको हमने डायरेक्ट डिलीवर करवाया है, या हमने डायरेक्ट डिलीवर करवा दिया उसकी प्रीमिसेस के ऊपर। तो ये हो गया हमारा नॉन इन्वेंट्री पार्ट। बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने इसको क्रिएट करना है जिस तरीके से हमने सर्विस आइटम देखें, दोनों की विंडो ऑलमोस्ट सेम है, सर्विस आइटम वाली और नॉन इन्वेंट्री पार्ट वाली। ठीक है, सिर्फ इसमें एक एडिशनल फीस है, वो ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर। इसी तरह हमारी जो अगली इन्वेंट्री पार्ट है वो हमारा अदर चार्ज है। अदर चार्ज क्या है? अपनी नॉर्मल इनकम से हट के कुछ चीज चार्ज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ जी कि मेरी फ्रेट चार्जेस, ये मेरे फ्रेट चार्जेस है, मैंने कस्टमर को चार्ज किए हैं, मैंने फ्रेट चार्जेस मैंने कस्टमर को चार्ज किए हैं मैंने, और अमाउंट और परसेंटेज। अब दो ऑप्शन है ये देखें। अमाउंट डालने का मतलब ये कि अगर मैंने फिक्स्ड रेट है मेरा फ्रेट चार्जेस का वो डाल सकता हूँ, या मैं उसको परसेंटेज बता दूं। परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ टोटल चार्जेस जो ऊपर मेरे बिल बन रहा होगा उसकी डायरेक्ट वो परसेंटेज निकाल लेगा बिल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे उसको फिक्स कर देता हूँ। मेरे 500 रुपये जो है मेरे फ्रेट चार्जेस हैं। अकाउंट इनकम कहाँ पे लेके जाए? ये सेल्स है, ये सर्विसेज है, क्या है? नहीं, ये मेरी अदर इनकम है। ये देखिए अदर इनकम, अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव है, इनकम ऑन डिस्पोजल है, एक्सचेंज गेन है। इसके अलावा अगर मेरी कोई हेड है तो मैं डाल सकता हूँ, या अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे भी क्रिएट करना चाहूँ अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में, अगर देखिए अगर आपको यहाँ पे वो अपना स्पेसिफिक हेड आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने इसको किस में डालना है, अदर इनकम के अंदर आपको भी नहीं नजर आ रहा। ये देखिए अदर इनकम में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखिए 7003 एक्सचेंज गेन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं 7004 क्रिएट करता हूँ। तो मैं लिस्ट में जाता हूँ, मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके मैं यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मेरा ये है अदर इनकम, ये देखिए अदर इनकम, कंटिन्यू, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ 7004। 7004 क्या है? 7004 क्या है? 7004 मेरा हेड है फ्रेट चार्जेस, सब अकाउंट ऑफ, ये देखिए अदर इनकम, सेव एंड क्लोज। ठीक है, मैं वापस लिस्ट में जाता हूँ, अपनी आइटम लिस्ट में आता हूँ। तो ये देखिए आइटम लिस्ट में जो मैं अपना न्यू आइटम क्रिएट कर रहा था, अगर मैं यहाँ विंडोज पे आता हूँ, विंडो में देखिए आइटम लिस्ट है, चार्ट ऑफ अकाउंट, और ये न्यू विंडो है, इसको मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे अब देखिए अगर चार्ट ऑफ अकाउंट में मुझे, अगर मैं बॉटम में आऊँ तो अदर इनकम के अंदर मुझे यहाँ पे देखिए फ्रेट चार्जेस नजर आ रहा है। क्लिक किया, ओके कर दिया, तो ये देखिए मेरा अदर चार्ज मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसी तरह फिर मैं नया आइटम क्रिएट करता हूँ, सर्विस, इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री, अदर चार्ज, सब टोटल। सब टोटल क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि सब टोटल अगर आपने किसी भी चीज़ का इनवाइस के ऊपर सब टोटल दिखाना है तो उसका नाम क्या होगा? तो ये देखिए आप अमाउंट को भी सब टोटल कर सकते हैं, आप क्वांटिटी को सब टोटल कर सकते हैं, प्राइस को भी कर सकते हैं, कॉस्ट को भी कर सकते हैं। जिसका भी आपने सब टोटल करना है, कॉस्ट का, प्राइस का, क्वांटिटी का,
तो अमाउंट का आप कर दें सब टोटल, अमाउंट और क्वांटिटी होती है सब टोटल, और इसका नाम दे दें सब टोटल। जहाँ भी आप इनवॉइस के अंदर सब टोटल लगाएंगे वो सब टोटल कर देगा। इसमें अब हमने क्या किया है कि सब टोटल का आइटम हमने क्रिएट कर लिया। सब टोटल क्या होगा कि जहाँ भी हम इनवॉइस के ऊपर या बिल के ऊपर सब टोटल का ऑप्शन यूज़ करेंगे वो उस लाइन से ऊपर जितने आइटम्स होंगे उनको सब टोटल बना देगा। आइटम्स में चलते हैं, उसके बाद न्यू पे जाते हैं। न्यू में जाके अगर हम देखें तो सर्विसेज, इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री पार्ट, अदर चार्ज, सब टोटल, और सब टोटल के बाद आ गया ग्रुप। ग्रुप क्या है? ग्रुप ये है कि अगर हम मल्टीपल आइटम्स को एक गो में सेल करना चाहते हैं और हमारी रूटीन है, यानी कि हमने एक पैकेज बनाया हुआ है, पैकेज बना के हम उसको सेल करना चाह रहे हैं। नॉर्मली इस तरह होता है कि ये ग्रुप हम किस तरह यूज़ करते हैं, ये ग्रुप हम इस तरह यूज़ करते हैं कि अगर हम रमज़ान के जो है वो महीने में देखें कि माह रमज़ान में कुछ स्टोर्स जो होते हैं वो पूरा पैकेज बना के दे देते हैं कि आपने अगर ये इतने का पैकेज है 3500 रुपये का, इसमें 2 किलो घी है, 1 किलो चीनी है या आटा है, मिला के पूरा ये पैकेज इतने का है। तो बजाय इसके कि वो एक एक आइटम जो है इन्वेंट्री से आउट करें, वो उसका ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बनाते हैं तो वो पूरे का पूरा ग्रुप के अंदर वो सारे आइटम्स ऐड हो जाते हैं। मैं ग्रुप में जाता हूँ, यहाँ पे ग्रुप का नाम है, अगर हम ग्रुप में नाम पे क्लिक करते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ पैकेज 1, और इस पैकेज 1 में जो जो आइटम्स मेरे शामिल हैं मैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। देखिए आइटम इस पैकेज में मैंने अभी तक हार्ड डिस्क क्रिएट की हुई है, हार्ड डिस्क है यहाँ पे 1 हार्ड डिस्क इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें फ्रेट चार्जेस हैं, जो है फ्रेट चार्जेस वो 500 रुपये हमने उसके दिए हुए थे, एक फ्रेट चार्जेस का रेट हम उसमें लगा देते हैं, 500 रुपये वो चार्ज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हमने कोई और चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। प्रिंट आइटम्स इन द ग्रुप, ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो फिर ये सारे आइटम्स भी इनवाइस के ऊपर प्रिंट होंगे। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा पैकेज 1, पैकेज 1 इनवाइस के ऊपर प्रिंट, और ये सारे आइटम उसको नहीं नजर आएंगे कि उसको हमने क्या दिया है इसके अंदर। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ग्रुप के अंदर आइटम्स भी नजर आएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम इसको डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ कि फूड पैकेज 1, ठीक है जी। अभी डिस्क्रिप्शन में आएगा, इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ कैसे शो होगा। पहले मैं करता हूँ कि मैं इसको प्रिंट का ऑप्शन ऑफ करके ओके करता हूँ और अपनी मैं इनवॉइस में जाता हूँ मैं, ठीक है जी। कस्टमर में जाता हूँ मैं, इनवॉइस में जाता हूँ, ये हम बाद में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये इनवॉइस का मेरा फॉर्म है, ये देखिए मेरा आइटम कोड है, यहाँ पे आइटम क्लिक करता हूँ, इस पर मैं जाता हूँ तो ये देखिए ये मेरा पैकेज 1 ग्रुप आ गया। अब ये देखिए ये ग्रुप में मुझे ऑटोमेटिकली उसने पूरा ग्रुप उठा लिया है। लेकिन अगर मैं यही इसको प्रिंट में जाऊँगा, प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ इसको, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे प्रिंट के अंदर कहीं पर भी आइटम्स नहीं नज़र आ रहे, आइटम्स नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ मुझे अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैं उसको क्या चीज़ दे रहा हूँ। क्लोज करते हैं, नो करता हूँ, ठीक है। इसी आइटम को मैं वापस एडिट करता हूँ, जिस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट हम एडिट करते थे, राइट क्लिक किया, इसको एडिट कर लिया, और अब इसको मैं जाके प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट करके मैं फिर इसको ओके करता हूँ। कस्टमर्स में क्रिएट इनवॉइस, आइटम कोड में जाके मैं ग्रुप, ये देखिए ग्रुप मेरा सेलेक्ट हो गया। मैं प्रिंट में जाता हूँ, प्रीव्यू में जाता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें अब प्रिंट में भी नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको वापस वो अनचेक कर देते हैं, ओके करते हैं, तो हमारा ये ग्रुप भी क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आइटम्स में जाते हैं, न्यू आइटम क्रिएट करते हैं, सर्विस, इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री, अदर चार्ज, सब टोटल, ग्रुप, डिस्काउंट और पेमेंट। अब आ गया डिस्काउंट, ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया। अब आ जाते हैं डिस्काउंट। नाम से जाहिर है कि डिस्काउंट है, उसका नाम भी हम डिस्काउंट ही रखेंगे, और डिस्काउंट बाय परसेंटेज भी हो सकता है और बाय अमाउंट भी हो सकता है, जैसा आप देना चाहें, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से देना है, लेट्स से कि हमारा 10% फिक्स है तो हम यहाँ 10% दे देंगे, और डिस्काउंट हम कस्टमर्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अगर देखें तो चार्ट ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू के अंदर इनकम फ्रॉम सेल्स, इनकम फ्रॉम सर्विसेज और डिस्काउंट्स, यानी कि हमारी टोटल सेल्स के अंदर से जो भी हम डिस्काउंट देंगे वो वापस माइनस हो जाएगा सेल्स में से। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, डिस्काउंट अलाउड, जो हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, इसको हमने ओके कर दिया, तो हमारा डिस्काउंट आइटम भी क्रिएट हो गया, ये देखें। फिर हमारा अगला आइटम क्या है, न्यू में जाता हूँ मैं, न्यू में जाके ये देखें डिस्काउंट के बाद पेमेंट है। पेमेंट क्या है कि अगर हमें फ़ौरन उसी वक्त ही पेमेंट मिल गई है, कस्टमर को इनवाइस दी, साथ ही पेमेंट हमें मिल गई और हम उसको पेमेंट मेंशन करना चाहते हैं, तो लेट्स से मैं यहाँ देता हूँ कैश पेमेंट, डिस्क्रिप्शन कैश रिसीव हो गया। पेमेंट मेथड क्या है, उसने मुझे कैश दे दिया। ग्रुप विद अदर अनडिपॉजिटेड फंड्स नहीं, या डिपॉजिट टू यानी कि मुझे कैश कहाँ पे रिसीव हो रही है, ये मुझे पेटी कैश ऑफिस में रिसीव हो गई है। ये मेरे देखे तमाम बैंक अकाउंट जो मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स थे उसमें मेरे शो हो रहे हैं, पेटी कैश में मैंने कैश रिसीव कर लिया, ओके। तो ये मेरे
एक और आइटम मेरा क्रिएट हो गया। आइटम टाइप्स में देख लें, सारों की आइटम टाइप डिफरेंट है। पेमेंट भी मैंने ले ली। उसके बाद न्यू में जाता हूँ और न्यू में मेरे पास अगला आइटम क्या है, सेल्स टैक्स आइटम, सेल्स टैक्स ग्रुप। सेल्स टैक्स आइटम क्या है कि अगर मैंने सेल्स टैक्स का रेट लिखना है कि यहाँ पे ये कौन सा सेल्स टैक्स है, उसका रेट क्या है, तो यहाँ पे सेल्स टैक्स, लेट्स से कि सेल्स टैक्स ही है। रेट इसका क्या है, 17% रेट है। टैक्स एजेंसी क्या है, जिसको आप पे देते हैं, किसको आप पे करते हैं ये सेल्स टैक्स जब काटते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐड न्यू करता हूँ। हमारी जिस तरह है एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये हमारा सेल्स टैक्स ऐड हो गया, एजेंसी ऐड हो गई, ओके कर दें, तो ये हमारा सेल्स टैक्स आइटम आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जितने हमने आइटम्स क्रिएट किए इनको हम एक दफ़ा इनवाइस के अंदर एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, ताकि हम देख लें कि हमारे आइटम्स किस तरह है। आगे जाके हम डिटेल में काफ़ी हम उसको पढ़ेंगे, इनवाइसिंग का सारा प्रोसीजर। लेकिन अभी के लिए सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं कस्टमर में जाता हूँ, मैं एक नई इनवाइस क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं देखिए आइटम कोड है, आइटम कोड में मैं जाके यहाँ पे ये ऑडिट सर्विसेज है मेरी, वो देखिए ऑडिट उठा रहा है यहाँ से। दूसरा मैं क्लिक करता हूँ कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये देखिए कंसल्टेंसी सर्विसेज में वो मुझे यूनिट ऑफ मेजर मैंने मेंशन किए थे, वो माइलेज बता रहा है। मैंने उसकी अमाउंट भी बताई थी कि 1500। मैं जितने माइलेज यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा वो उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा उसके हिसाब से। तीसरा देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, इसके अलावा मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ हार्ड ड्राइव 500 GB की मैंने 2 हार्ड ड्राइव सेल की हैं, वो देखें वो भी उसके अंदर बिल में आ गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे 2 आइटम मैंने फ्रेट चार्जेस हैं, 500 रुपये के मैंने फ्रेट चार्जेस मैंने लगा दिए हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया है, इसके अलावा अब मैंने यहाँ पे सब टोटल करना है। सब टोटल देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पे देखिए इन सब के ऊपर एक सब टोटल लगा दिया कि यहाँ तक जो मेरा बिल बन रहा था वो 47,000 रुपीज़ का बन रहा था। इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट देखिए मैंने 10% डिस्काउंट दिया, खुद ब खुद उसने उठा लिया है, 4,700 का डिस्काउंट हो गया। इसके बाद फिर मैं एक सब टोटल लगाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि पहले मैं डिस्काउंट से पहले मेरी ये अमाउंट है, डिस्काउंट हमारा ये है और डिस्काउंट के बाद हमारी ये अमाउंट है, तो ये हमारा हो गया ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब टोटल पहले वाला यानी कि सारे आइटम्स का बिफोर डिस्काउंट, फिर हमने डिस्काउंट दिया, ये देखें डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट के बाद फिर ये ग्रैंड टोटल आ गया 42,300। तो आइटम्स जो है हमने किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे एक और आइटम हमने क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो, हमने पेमेंट का भी आइटम हमने क्रिएट किया है कि पेमेंट उसने हमें यहाँ पे कुछ कर दिया है, कैश पेमेंट। ये देखिए अब उसने हमें यहाँ पे पेमेंट कर दिया, मेरे कस्टमर ने 42,300 की इनवाइस थी 42,300 की, 25,000 जो है वो मुझे अभी वो पेमेंट करके चला गया। तो कैश रिसीव्ड हो गया 25,000 की। अब रिमेनिंग देखिए उसका बैलेंस रह गया 17,300। सेल्स टैक्स देखिए मैंने यहाँ पे 17% सेल्स टैक्स मैंने यहाँ पे चार्ज किया था, बनाया था। ये देखिए सेल्स टैक्स 17% उसने सेल्स टैक्स क्रिएट कर दिया। टोटल 18,753.50 की इनवाइस यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो इसलिए आपको दिखाना ये ज़रूरी था कि जो आपके आइटम कोड्स हैं, यानी कि आपकी जो आइटम लिस्ट है, जब तक आप इसको नहीं समझ सकेंगे, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे कि इनका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, हर आइटम को हमने किस मकसद के लिए यूज़ करना है, उस वक्त तक आप क्विक बुक के अंदर इनवाइसिंग का मॉड्यूल प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इनवाइसिंग के मॉड्यूल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और ना ही आप वेंडर के बिल्स के मॉड्यूल को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग आइटम लिस्ट्स इन क्विक बुक्स। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लेंथी है, लेकिन इसको डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डिटेल में अगर आइटम लिस्ट को हम नहीं समझेंगे तो हमारी जो आने वाली आगे अकाउंटिंग जो हमने करनी है वो सारी की सारी बेस कर रही है हमारी सेल और परचेज के ऊपर, और सारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आगे जाके हमारी आइटम लिस्ट के हिसाब से लिंक हो जानी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कीजिए अपने हल्का अहबाब में। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अल्लाह नेगेबान।